नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक एक बहुत ही अलग विचार पेश करते हैं। वो कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां कोई बाहरी दुश्मन नहीं है जो हम पर हमला करती हैं, बल्कि ये हमारे हमारे अपने शरीर का विद्रोह है, एक बगावत जो अंदर से शुरू होती है। और ये जो नोट्स हैं ये कुरान की कुछ बहुत गहरी अवधारणाओं को आज के जीव विज्ञान से जोड़ते हैं और एक ऐसा खाका खींचते हैं जिसकी पूरी नींव मीज़ान के विचार पर रखी गई है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद इसी ढांचे को समझना है। मतलब संतुलन यानी मीज़ान क्या है, अधिकता जिसे इसराफ कहा गया है वो इसे कैसे बिगाड़ती है और ये फिर कैसे विद्रोह यानी तुग्यान की ओर ले जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, हम एक अनुशासित रोज़े की प्रणाली के ज़रिए इस संतुलन को वापस कैसे पा सकते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं मीज़ान से। ये शब्द सुनने में बहुत बहुत शांत और संतुलित लगता है, पर क्या ये आज की जिंदगी में व्यावहारिक है? क्या हमारा शरीर वाकई इस तरह के सटीक संतुलन के लिए बना है या हम इसे कुछ ज्यादा ही आदर्श बना रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मीज़ान का मतलब सिर्फ संतुलन नहीं है, बल्कि एक सटीक अनुपात और सामंजस्य है। और हाँ, हमारा शरीर बिल्कुल इसी के लिए बना है। जीव विज्ञान में हम इसे होम्योस्टैसिस कहते हैं, पर स्रोतों में एक और बहुत खूबसूरत शब्द है फितरा। मतलब हमारी प्राकृतिक, हमारी मूल अवस्था। कुरान की आयत कहती है, उसने हर चीज बनाई और उसे संतुलन में स्थापित किया। हमारा शरीर इसका जीता जागता सबूत है। आप सोचिए, हमारा ब्लड शुगर कैसे काबू में रहता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के साथ एक सटीक तालमेल में काम करते हैं। हमारे हार्मोन्स जैसे थायराइड एंड कॉर्टिसोल एक लय में चलते हैं। जब शरीर मीजान में होता है तो वो शांत लेकिन सतर्क होता है। उसे भूख लगती है, पर वो खाने के लिए बेचैन नहीं होता। तो ये कोई आदर्शवादी कल्पना नहीं, बल्कि शरीर की डिफॉल्ट सेटिंग है। ठीक है, तो अगर मीज़ान हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? यहीं पर शायद दूसरी अवधारणा इसराफ सामने आती है। बिल्कुल, इसराफ का मतलब है हद से ज्यादा करना। और दिलचस्प बात यह है कि ये हलाल चीजों के बारे में भी है। स्रोत इसे सीधे हमारी आज की आदतों से जोड़ते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना, देर रात तक जागना, लगातार स्क्रीन के सामने रहना, ये सब इसराफ के ही रूप है। और इसके जैविक परिणाम बहुत गहरे हैं। ये एक खामोश असंतुलन पैदा करता है। एक मिनट रुकिए, आपने कहा खामोश असंतुलन। ये सुनने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शरीर धीरे धीरे भ्रमित होने लगता है। मिसाल के तौर पर, जब हम बार बार खाते हैं तो हमारे शरीर लगातार इंसुलिन बनाता है। समय के साथ हमारी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति, आप कह सकते हैं कि बहरी हो जाती हैं। इसे इंसुलिन प्रतिरोध कहते हैं। इसी तरह लेप्टिन नाम का एक हार्मोन है जो हमारे दिमाग को बताता है कि पेट भर गया है। लगातार खाने से शरीर उसके संकेतों को भी अनसुना करने लगता है। मतलब आप ये कह रही हैं कि हमारा शरीर पेट भर गया का सिग्नल देना बंद कर देता है, भले ही हम खा चुके हों। ठीक यही होता है। और साथ ही देर रात तक जागने से तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो इस पूरे असंतुलन को और भी बिगाड़ देता है। नतीजा, थकान, ब्रेन फॉग, महिलाओं में पीसीओडी और आखिरी में मधुमेह जैसी बीमारियां। ये आपको तुरंत नहीं मारता, पर यह व्यवस्था को अंदर से खोखला कर देता है। जैसा कि कुरान में कहा गया है, खाओ और पियो, लेकिन इसराफ मत करो। ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है, ये एक जैविक निर्देश है। तो इसराफ एक तरह से शरीर को लगातार चेतावनी देने जैसा है, जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये लंबे समय तक चलता रहे तो शरीर सिर्फ भ्रमित नहीं होगा, शायद पूरी तरह से बागी हो जाएगा। आपने से बिल्कुल सही कहा। और यही हमें तीसरी और सबसे गंभीर अवस्था की ओर ले जाता है, तुग़यान। तुग़यान का मतलब है सीमाओं के खिलाफ खुला विद्रोह। ये वो अवस्था है जब शरीर अपने ही बनाए कानूनों को सुनना बंद कर देता है। इसका सबसे शक्तिशाली और भयानक जैविक उदाहरण है कैंसर। कैंसर कोशिकाएं क्या हैं? वो हमारी ही कोशिकाएं हैं जो उन सभी संकेतों को नज़रअंदाज करती हैं जो उन्हें रुकने, मरने या अपनी सीमा में रहने के लिए कहते हैं। वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। इसी तरह ऑटोइम्यून बीमारियां हैं, जहां शरीर की रक्षा करने वाली कोशिकाएं ही उस पर हमला करने लगती हैं। स्रोत इसे कुरान के इस विचार से जोड़ते हैं कि इंसान तब हदें पार करता है जब वो खुद को आत्मनिर्भर समझने लगता है। कोशिकीय स्तर पर तुग़यान ठीक यही है, एक कोशिका का विद्रोह जो कहती है, मुझे इस प्रणाली की जरूरत नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाऊंगी। वाह, ये रूपरेखा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन थोड़ी डरावनी भी है।
अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ते, बल्कि एक व्यावहारिक समाधान भी देते हैं। वे इस सिद्धांत को कैंसर की रोकथाम के लिए एक रोजे के कैलेंडर में बदलते हैं। और इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ये अनुशासन का कैलेंडर है, भूखमरी नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। प्रोटोकॉल की शुरुआत कुछ बुनियादी नियमों से होती है जो हर दिन लागू होते हैं, चाहे आप रोजा रख रहे हों या नहीं। ये नींव हैं, जैसे कि मगरिब यानी सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना, दिन में 2 से ज्यादा बार भोजन नहीं करना, हर रात कम से कम 12 से 14 घंटे का रोजा रखना, जो असल में आपके रात के खाने और अगले दिन के पहले भोजन के बीच का समय है। रात 10 बजे से पहले सो जाना और रोजाना 30-45 मिनट टहलना। ये नियम इतने जरूरी क्यों है? क्या सीधे रोजा रखना ही काफी नहीं है? क्योंकि इस ढांचे के बिना रोजा भी शरीर के लिए एक तनाव बन सकता है, जिससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। ये नियम शरीर को एक स्थिर और एक अनुमानित लय देते हैं। जब शरीर को पता होता है कि उसे कब खाना मिलेगा और कब आराम, तो वो तनाव की स्थिति से बाहर निकलकर मरम्मत की स्थिति में आ जाता है। ये उस मीजान को बहाल करने का पहला कदम है। ठीक है, तो इस नींव के ऊपर एक मासिक संरचना भी है। चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। दैनिक और साप्ताहिक दिनचर्या से शुरू करते हैं। हाँ, इसमें रोजे के अलग अलग स्तर हैं और हर एक का एक खास मकसद है। पहला है दैनिक 12-14 घंटे का रोजा, जिसकी हमने अभी बात की। इसका मुख्य उद्देश्य है इंसुलिन संवेदनशीलता को बनाए रखना, ताकि हमारा शरीर शुगर को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सके। दूसरा है सप्ताह में 2 बार का सुन्नत रोजा, जो सोमवार और गुरुवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखा जाता है। अब यहाँ ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। स्रोत बताते हैं कि इसका एक विशेष जैविक उद्देश्य है, IGF-1 को दबाना। IGF-1 वो क्या होता है? ये है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये एक हार्मोन है जो कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ावा देता है। वाह, तो आप ये कह रहे हैं कि सोमवार और गुरुवार के रोजे का एक खास मकसद है एक ग्रोथ फैक्टर को कम करना? मैंने इसे हमेशा सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखा था। ये तो एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है। बिल्कुल। IGF-1 सामान्य तौर पे तो जरूरी है, लेकिन कैंसर कोशिकाओं के विकास में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। सप्ताह में 2 बार इस तरह का रोजा रखने से इस हार्मोन का स्तर नियंत्रित रहता है, जिससे अनियंत्रित वृद्धि का खतरा कम हो जाता है। फिर तीसरा स्तर है सप्ताह में 1 बार का ऑटोफैजी रोजा। ये किसी भी एक दिन 18 से 20 घंटे का होता है, जिसमें पानी, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पी जा सकती है। इसका उद्देश्य है ऑटोफैजी नाम की प्रक्रिया को सक्रिय करना। तो ऑटोफैगी एक तरह से हमारे शरीर की नगर पालिका की सफाई टीम जैसी है, जो रात में निकलती है और शहर का सारा कचरा, टूटी फूटी चीजें और खतरनाक तत्व साफ कर देती है, ताकि सुबह सब कुछ ठीक से काम कर सके। ये एक बेहतरीन मिसाल है। ऑटोफैजी ठीक यही करती है। ये शरीर की एक प्राकृतिक रिसाइकलिंग प्रणाली है, जिसमें कोशिकाएं अपने क्षतिग्रस्त, पुराने और कैंसर पूर्व हिस्सों को खाकर खुद को साफ करती हैं। लेकिन ये प्रक्रिया लगभग 16-18 घंटे के रोजे के बाद ही ठीक से शुरू होती है। इसीलिए ये रोजा इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ एक सवाल उठता है, सप्ताह में 1 बार 18 घंटे का रोजा ऑटोफेजी के लिए है और 2 बार सुन्नत रोजा IGF-1 के लिए। समय के अलावा इनमें जैविक रूप से क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। सुन्नत रोजा, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है, वो थोड़ा छोटा होता है और IGF-1 जैसी चीजों को नियंत्रित करने में प्रभावी है। लेकिन गहरी कोशिकीय सफाई यानी ऑटोफेजी को चालू करने के लिए शरीर को थोड़ा और लंबा समय बिना भोजन के चाहिए होता है। इसलिए 18-20 घंटे का लक्ष्य रखा गया है। ये एक गहरी सफाई है। 24 घंटे का रोजा है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा लग सकता है। क्या स्रोत इस बात पर कोई सबूत देते हैं कि ये वाकई में सुरक्षित है और इसके फायदे सिर्फ कुछ घंटों के रोजे से ज्यादा हैं? हाँ, ये सबसे तीव्र स्तर है और इसे सावधानी से करना चाहिए। यह है महीने में 1 बार 24 घंटे का रोजा, मतलब सूर्यास्त से अगले दिन सूर्यास्त तक। स्रोतों के अनुसार इसका उद्देश्य इम्यून सिस्टम को रीसेट करना और DNA की मरम्मत को बढ़ावा देना है। जब शरीर 24 घंटे तक बिना भोजन के रहता है, तो वो पुरानी और कमजोर प्रतिरक्षा कोशिकाओं को खत्म करना शुरू कर देता है और नई स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। लेकिन स्रोत यहाँ बहुत स्पष्ट चेतावनियां भी देते हैं। यह गर्भवती महिलाओं, कम वजन वाले लोगों या गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को चक्कर आना, बहुत ज्यादा ठंड लगना या कमजोरी महसूस हो, तो इसे तुरंत रोक देना चाहिए। यहाँ का सिद्धांत यह है, उपचार करने वाला तनाव और पुराना तनाव एक नहीं है। शरीर को ठीक करने के लिए हल्का, नियंत्रित तनाव देना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उसे तोड़ना नहीं। चलिए अब इन सब चीजों को जोड़ते हैं। कोशिकीय स्तर पर इस सब का क्या मतलब है? जब कोई इस प्रोटोकॉल का पालन करता है,
तो उसके शरीर के अंदर असल में क्या हो रहा होता है? स्रोत इसे एक बहुत ही स्पष्ट कारण और प्रभाव तालिका से समझाते हैं। पहला, जब हम रोजा रखते हैं तो इंसुलिन का स्तर गिर जाता है। क्योंकि कई ट्यूमर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, इंसुलिन की कमी से वो आप कह सकते हैं कि भूखे रहने लगते हैं। दूसरा, IGF-1 का स्तर कम हो जाता है। जैसा हमने चर्चा की, यह एक ग्रोथ हार्मोन है। इसके कम होने से कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि धीमी हो जाती है। तीसरा, ऑटोफेजी बढ़ जाती है। वो सफाई टीम काम पर लग जाती है और उत्परिवर्तित कोशिकाओं को हटा देती है, इससे पहले कि वो कैंसर का रूप ले सकें। चौथा, शरीर में सूजन कम हो जाती है। पुरानी सूजन DNA को नुकसान पहुंचा सकती है और उत्परिवर्तन का खतरा बढ़ा सकती है। रोजा इसे कम करने में मदद करता है। और अंत में, रात में जल्दी सोने और अंधेरे में रहने से मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है। मेलाटोनिन सिर्फ नींद का हार्मोन नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है और इसके ट्यूमर रोधी गुण भी होते हैं। तो ये एक तरह से कई मोर्चों पर एक साथ काम करने जैसा है। ट्यूमर को भूखा रखना, उनकी वृद्धि को धीमा करना, खराब कोशिकाओं को साफ करना और सूजन को कम करना। जी। लेकिन ऐसा लगता है कि रोजा कैसे खोला जाता है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रोजा रखना। बिल्कुल। अगर रोजा गलत तरीके से खोला जाए तो आप एक ही झटके में उसके सारे फायदे खत्म कर सकते हैं। सोचिए, आपने 18 घंटे तक शरीर की सफाई की और फिर उसे चीनी और मैदे से भर दिया। ये उस साफ किए हुए शहर में कचरे का ट्रक उलटने जैसा है। स्रोत एक बहुत ही सौम्य तरीका सुझाते हैं। रोजा हमेशा पानी, 1 या 2 खजूर, फिर पकी हुई सब्जियों और कुछ प्रोटीन के साथ खोलना चाहिए। अनाज सबसे आखिरी में खाना चाहिए या हो सके तो ना खाएं। और 3 चीज़ों से सख्ती से बचना चाहिए: चीनी, मैदा और सबसे ज़रूरी, मैंने रोज़ा रखा था इसलिए अब मैं ज़्यादा खा सकता हूँ वाली सोच। ये सीधे तौर पे कुरान के सिद्धांत संतुलन का उल्लंघन मत करो से जुड़ा है। रोज़ा रखने का उद्देश्य शरीर को संतुलन में वापस लाना है, ना कि उसे एक और चरम स्थिति में धकेलना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो मुख्य विचार ये है कि स्वास्थ्य के लिए लड़ा नहीं जाता, बल्कि मीज़ान यानी संतुलन की स्थिति में लौटकर उसे बहाल किया जाता है। ये ढांचा कैंसर को एक अचानक होने वाली घटना के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसे एक लंबे समय तक चले इसराफ यानी अधिकता के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अंततः तुग़यान यानी विद्रोह की ओर ले जाता है। एकदम सही। और इस नजरिए से रोजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह जाता, ये कोशिकीय स्तर पर आज्ञाकारिता बहाल करने का एक शक्तिशाली जैविक उपकरण बन जाता है। स्रोतों में एक बहुत गहरी बात कही गई है जो इन सबको एक साथ जोड़ देती है। जब आत्मा मीज़ान में लौट आती है तो कोशिका अपनी सीमाएं याद आ जाती हैं। यह आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच एक ऐसा सीधा संबंध स्थापित करता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसे गहरे विचार पर मैं आज की चर्चा समाप्त करना चाहूंगी, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ। स्रोतों में उपचार के लिए कुछ और प्रथाओं का भी संक्षिप्त उल्लेख है, जैसे जिक्र का वेगस नर्व को सक्रिय करना, जो हमारे शरीर के आराम और मरम्मत मोड को नियंत्रित करती है, या सदका यानी कि दान का तनाव हार्मोन को मापदंड के अनुसार कम करना। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है, अगर हमारी शारीरिक स्थिति संतुलन और आज्ञाकारिता जैसी अवधारणाओं से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है, तो और कौन सी आध्यात्मिक या ध्यान प्रथाएं हो सकती हैं जिनके सीधे मापने योग्य जैविक प्रभाव हों, जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं।